हेलो। हेलो। हम लोग चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम बोले थे लास्ट में बता देंगे, जो तुम्हारे बुक में नहीं था उसको हम लोग अलग से कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं न्यू चैप्टर पर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा? हीट ट्रीटमेंट, यही ना है? हीट ट्रीटमेंट, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर थोड़ा उल्टा है लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक ना? हाँ, क्या बोले हैं? अच्छा कोई बात। ये पेन है किसी के पास? राइट एंड थ्रो, जला देंगे। पुराना है? रेलवे स्टूडेंट के लिए चला, खत्म हो गया है? ना ना, रेलवे देखो ना, कहीं फेकल होगा। रेलवे स्टूडेंट के लिए चला, गुड न्यूज है। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेल मिनिस्ट्री को एक लेटर गया है कि आप तुरंत जो है पोस्ट क्रिएट भी कीजिए और पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में भरिए भी। पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी तुमको ग्रुप डी का देखने को मिलेगा। पर्याप्त मतलब 5 लाख नहीं है होगा, लेकिन 50,000 के आसपास तो होगा ही होगा, ठीक ना? हमको पता नहीं है, लेकिन जो चीजें दिख रही है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये वैकेंसी हो सकती है। मान लीजिए, चला जी, नाम है इस चैप्टर का हीट ट्रीटमेंट। क्या नाम है? तो हीट और ट्रीटमेंट इसका करेंगे। अभी आप गौर से देखिएगा, इसको मोड़ना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है। इसको अगर हम गर्म कर देते हैं, ना ना छोड़ दो। अरे यार, मोड़ना आसान हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो, अगर हम चाहें, एक तो मोड़ सकते हैं आसानी से, बोलो। अब अगर ये मुड़ गया है, मान लो ये मुड़ गया, अब इसको ठंडा कर देते हैं। ये प्रक्रिया क्वेंचिंग कहलाती है, ठीक ना? पहले इसको गर्म करते हैं, कुछ देर तक गर्म करते रहते हैं, अब फिर उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा। इसी को हम लोग हीट ट्रीटमेंट। अभी देखो, इसको मोड़ लेंगे और इसको ठंडा कर देंगे। अब ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद अब ये पहले से ज्यादा हार्ड हो गया। अभी ठंडा कर दिया ना, ये पहले जितना हार्ड था उससे ज्यादा हार्ड हो गया। बोलो हाँ। पहले जितना हार्ड ये था उससे ज्यादा हार्ड हो गया ये, ठीक ना? अब मान लो इसको हम पुनः गर्म करते हैं। अरे यार, बंद करो पंखा। अगर मान लो हम इसको पुनः गर्म करते हैं, देखो, एक तो हम इसको मोड़ पाए, दूसरा हम इसको हार्ड कर पाए, अब तीसरा हीट ट्रीटमेंट से हम क्या कर सकते हैं? हाथ पे गिर गया तो वो माथा के दर्दे हो जाएगा।
तार भी खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते? हीट ट्रीटमेंट के जरिए हम लोग किसी धातु को गर्म करके तार खींच सकते हैं, उसको गर्म करके मुलायम भी कर सकते हैं, गर्म करके हार्ड भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। अगर कहीं पर छेद नहीं हो रहा है तो गर्म करके छेद भी सकते हैं। कोई चीज किसी चीज में नहीं घुसा तो गर्म करके घुसा भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, किसको गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, और फिर एक ठंडा कर देंगे तो हार्ड भी हो जाए। बोलो, ये जो टूटने रहा था अभी देखो कैसे लचक रहा है, टूटने के कगार पे। कहने का मतलब ये हुआ, ये तुम्हारा रुमाल है? चला लग जाएगा तो बीवी मारबो करेगी। मेरी बीवी चलिए अब बहुत अच्छी है, सबकी बीवी नहीं, मेरी बीवी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। जो कपड़ा आज हम पहन लिए वो कपड़ा दोबारा हम अपने शरीर पर, कपड़ा जूता तक नहीं लेते हैं। ये जूता अगर आज हम पहन लिए ना, कल फिर ये जूता नहीं पहने। अब तुम समझ रहे हो, जब जूता नहीं पहन रहे तो पैंट शर्ट कैसे पहनते हो? मतलब भरपूर सेवा। और हम भी ओकरा अपना बच्चा से बढ़ के मानते हैं। बीवी किसी भी हस्बैंड का पहला बच्चा होती है, उसकी हर चीज को पूरा करना, कोशिश करते हैं कि उसको इस धरती की सारी खुशियां दे सकें। अब तुम समझ, अभी यहां से जाएंगे रात में, हम पैंट शर्ट खोलेंगे ना, पहला काम है अगले 15 मिनट में ओकरा साफ कर दें। आज तक जब से वो आई है, हम एक भी कपड़ा या जूता दोबारा अपने शरीर पर धारण नहीं किए, एक आदेश पर सामने। तो हम भी जो है उसके रिस्पेक्ट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और बड़ा बढ़िया वैवाहिक जीवन पिछले 9 महीने से चल रहा है। आगे चलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। और भाई विद्या का समय कोई वीडियो काट के नहीं डालना। सातों विद्या नाश हो जाएगा, डालोगे तो कॉपीराइट मार देंगे हम, चैनल डिलीट हो जाएगा। हमने करना ही सब काम। हीट ट्रीटमेंट से खाली मुलायम ही नहीं होता है, हार्ड भी होता है, तार भी खींचा जा सकता है। और कहीं छेद नहीं हो रहा है, छेद कर सकते हैं। कोई कट नहीं रहा है तो काट सकते हैं। ये छेदना, काटना, छीलना, इसको मशीनेबिलिटी कहते हैं, मशीनिंग करने की एबिलिटी। आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, हार्डनेस बढ़ सकता है। अब बताओ, कार्बन डाल के ही हम लोग किसी चीज को हार्ड करते हैं? क्या डाल के? कार्बन डाल के किसी चीज को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। लेकिन अगर कार्बन तो महंगा है, अगर आपको एक ऑप्शन मिल जाए कि कार्बन नहीं डालना है, गर्म करके ठंडा कर दो, हार्ड हो जाएगा, ये तो बढ़िया ऑप्शन है। कार्बन नहीं डालना है लोहा में, आप गर्म करके ठंडा कर दो, वो हार्ड हो जाएगा। ये बढ़िया ऑप्शन है कि खराब ऑप्शन? बढ़िया ऑप्शन है। बोलो, आप देखो। हाँ हाँ, धार करने के बाद लोहार जो है उसको गर्म करता है, ठंडा करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, ताकि वो धार ज्यादा हार्ड हो सके। क्या हो सके? हार्डनेस, कठोरता के गुण के कारण ही ना कोई यंत्र एक दूसरे को काट पाता है। परिचय, हीट ट्रीटमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोहार के यहां देखते होंगे। बड़ा उल्टा चैप्टर है, लेकिन हम इसको बहुत हद तक ठीक किए हैं, नहीं तो पहले तो साफे उल्टा था। हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को, अब बताओ, इसमें धातुओं को पिघला दिया जाता है कि ठोस अवस्था से पहले तक गर्म किया जाता है? द्रव अवस्था से पहले तक गर्म किया जाता है, द्रव में नहीं लाया जाता है।
द्रव में ले आओगे तो हथौड़ा कैसे मारोगे? द्रव अवस्था से पहले तक गर्म किया जाता है। ये इलेक्ट्रिशियन का नहीं है, इलेक्ट्रिशियन 1 2 3 4 क्लास के बाद स्टार्ट होगा। ये फिटर और डीजल की क्लास है। हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म या ठंडा करके उसके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। मतलब इसको ठोसे अवस्था में रखते हैं, ऐसा नहीं कि द्रव अवस्था में पिघलाते, तब हथौड़ा मारिएगा तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। ठोस अवस्था में ही गर्म करके वांछित गुणों का विकास करते हैं। इस्पात या अन्य धातुओं में हीट ट्रीटमेंट द्वारा कुछ आवश्यक विशेष गुण पैदा किए जाते हैं जिससे उन पर मशीनिंग प्रक्रियाएं आसान हो जा सके और उनका जीवन काल भी क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। उद्देश्य क्या है? धातुओं की कठोरता और सामर्थ्य को क्या करना, बढ़ाना। कठोरता को भी बढ़ाता है, सामर्थ्य को भी बढ़ाता है, लचीलापन को भी बढ़ाता है। आप खाली ये नहीं कह सकते कि हीट ट्रीटमेंट से खाली कठोर होता है, हार्ड लचीला भी होता है। धातुओं के ग्रेन साइज को, ग्रेन साइज मतलब अगर कोई धातु बढ़िया से पिघल के जुड़ा नहीं है तो एक बार और पिघला के वगैरह जोड़ सकते हैं। ग्रेन का मतलब होता है छोटे छोटे कण। ग्रेन का मतलब तो छोटे छोटे कणों को सुधारना। धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करके फोर्जिंग करने, वेल्डिंग करने या कास्टिंग करने के कारण आए आंतरिक तनाव को दूर करना। मान लो कोई काम कर रहे थे, वो तन गया है, खिंच गया, तो उसको गर्म करके फिर सीधा नहीं कर सकते। वायर ड्राइंग वही तार खींचना, वायर ड्राइंग बोले तो तार खींचना। आज बताओ, तार खींचने के लिए गर्म करोगे, पिघलेगा तभी ना तार खिंचाएगा। जैसे ही गर्मी कम होगा तार खिंचा पाएगा। वायर ड्राइंग या सीट रोलिंग में प्रोसेस के बीच में ही हार्ड होने पर धातुओं को क्या करना, मुलायम करना। मान लो वायर ऐसे तुम निकाल रहे हो, हार्ड हो गया तो बीच में फिर गर्म करके ओकरा मुलायम कर देंगे। बोलो, धातुओं में यांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए जैसे डक्टिलिटी, टफनेस। डक्टिलिटी मतलब खींचकर तार, टफ मतलब चिम्मड़, ये सब विकास करने के लिए। धातुओं की मैसिनेबिलिटी, मैसिनेबिलिटी मतलब काटना, छीलना, छेदना आदि को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट। धातु में विद्युत चुंबकीय गुणों में वृद्धि करने के लिए, अन्य धातुओं को काटने व कठोर बनाने के लिए, धातुओं को जंग से बचाने के लिए, संक्षारण प्रतिरोध के लिए। संक्षारण प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब उसको आप गर्म करके ठंडा कीजिएगा और हार्ड हो जाएगा, जल्दी जंग लगेगा। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। इस्पात संरचना के प्रकार, धातु के टुकड़े को तोड़ने पर इस्पात की संरचना दिखाई देती है। अभी आप क्या कीजिए चला कि आप लोहा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, स्टील ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, उसको तोड़ दीजिएगा, उसका जो कटा हुआ अंश है उसको देख के आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट का पता चलता है कि नहीं चलता है। कभी काट के देखिएगा लोहा, जो एकदम बढ़िया वाला लोहा होगा उसके ग्रेन साइज, उसके कण एकदम सटे सटे होंगे, और जो खराब वाला होगा वो हटा हटा हो। कहाँ होगा, दूर दूर होगा। तो कहते हैं धातुओं के टुकड़ों को तोड़ने पर इस्पात की संरचना दिखाई पड़ती है तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संरचना के वास्तविक ग्रेन साइज यानी कणों को देखा जा सकता है। इस्पात लोहा तथा कार्बन का मिश्रण है, किंतु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना % से अधिक नहीं होती है, 1.7% से अधिक नहीं होती है। हमारे किताब को मैच कर रहा है ना ये। संरचना के आधार पर स्टील का वर्गीकरण, पहला कौन है, फेराइट। कच्चा लोहा स्टील जिसमें 0.008% से 0.025% कार्बन हो, फेराइट कहलाता है। यह मुलायम व तन्य होता है किंतु अपेक्षाकृत क्या होता है, कमजोर। बट याद नहीं करना इसको। सीमेंटाइट, जब स्टील को कार्बन, लोहा एवं कार्बन के रासायनिक यौगिक से के रूप में रहता है उसे आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट कहते हैं। यह मिश्र धातु बहुत कठोर भंगुर होता है परंतु मजबूत नहीं होता। पियरलाइट, यूटेक्टाइट या स्टील, जिस इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.8% होती है उसे यूटेक्टाइट या पियरलाइट स्टील कहते हैं। इसे में फेराइट और सीमेंटाइट से ज्यादा मजबूत होता है। हाइपर यूटेक्टाइट स्टील, इस सब कार्बन के परसेंटेज के आधार पर है। वैसा स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से अधिक होती है हाइपर यूटेक्टाइट स्टील कहते हैं। हाइपो यूटेक्टाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.84% से कम होती है, हाइपो यूटेक्टाइट। हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म या क्या किया जाता है, ठंडा। आपको कहेगा हीट ट्रीटमेंट में पहले गर्म करते हैं फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं।
हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टील को गर्म या ठंडा करना। एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे, और एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल रेंज। मान लीजिए चला कि 1200 डिग्री सी पर, कितना डिग्री सी पर, इससे कम पे आइएगा, इसके बाद अवस्था बदलना शुरू हो जाता है। इधर रहेगा ठोस, इधर क्या हो जाएगा द्रव। वह टेम्परेचर कितना है 1200। इस जस्ट ये जो 1200 है, जिसके बाद अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल का मतलब होता है चला जिसके बाद घटना घटित हो। जैसे हम लोग कहते हैं फलनमा क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब अब न तब वहां घटना घटित होने वाला। अगर हम कह दें कि फलनमा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब अब न तब वहां घटना क्या होने वाला है, घटित होने वाला है। कहते हैं जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है, मतलब यहां से अगर मान लो ये स्टील का लोअर क्रिटिकल 723 होता है, यहां से अगर मान लो इसकी अवस्था परिवर्तन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, वह न्यूनतम ताप जिससे अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है, यानी ठोस किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, द्रव में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है उसे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सभी स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है 723। इतना पर जब आप गर्म करोगे तो इसके जस्ट बाद ये अपना आकार, अपना अवस्था क्या कर लेगा, बदल लेगा। अगर ठोस है तो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। फिर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहता है जिस बिंदु पर कार्बन आयरन पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। जिस तापमान उस तापमान बिंदु को अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अपर क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा हुआ कि कम हुआ, देखो जहां से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे 723 है, अवस्था बदलना इसके बाद शुरू हो जाएगा, यह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। आज जिसके बाद आयरन कार्बन में घुल जाएगा, पूरा पूरा घुल मिल जाएगा, उसको कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। आई लोअर और अपर के बीच होता है क्रिटिकल रेंज। क्या होता है, कहता है यह तापमान लगभग कितना डिग्री सी होता है, 800। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत मात्रा पर निर्भर होकर यह घटता व बढ़ता है। अब बताओ इस्पात अगर में कार्बन ज्यादा है तो कठोरता बढ़ेगा कि घटेगा, कठोरता बढ़ेगा तो अपर क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा। हार्ड हो जाएगा तो ज्यादा टेम्परेचर ना देना पड़ेगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आपको कहेगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है, यही बोला पेन दोनों। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा। वैसे नॉर्मली 723 होता है लोअर, अपर होता है कितना 800। अपर कितना होता है 800। फिर क्रिटिकल रेंज, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के मध्य को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेंज। देखो एकदम सिंपल है, यह लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और इसके बीच जो है वो क्या है, इस साधारणतः स्टील के लिए कितना है 723, आई कितना है, ठीक है। यहां से अवस्था परिवर्तन स्टार्ट होता है, शुरू होता, और इस पोजीशन पे जब जाओगे आयरन कार्बन पूर्णतः क्या हो जाता है,
आपस में घुल जाता है। आयरन कार्बन पूर्णतः आपस में क्या हो जाता है? घुल जाता है। अवस्था परिवर्तन शुरू कहां से होता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। आयरन कार्बन में पूर्णतः घुल जाता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलेंगे आई दोनों के बीच जो ऑब्वियसली अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका अवस्था बदलेगा ना। हो ठोस है तो किसमें बदल जाएगा? द्रव। द्रव है तो किसमें बदल जाएगा? गैस। उसी को कहते हैं हम लोग लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। आई दोनों को कहते हैं रेंज, क्रिटिकल रेंज। अब है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेंज यही है जब ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में अवस्था बदलेगा ना। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म होना मतलब बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन रेंज क्या कहते हैं इसको? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट के चरण, स्टेजेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में देखो क्या क्या चरण है। पहले तो हीट करेंगे। पहले क्या करेंगे? जैसे हम लोग लाइटर से पहले क्या कर रहे थे? ऐसे करके हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद सॉकिंग ऑफ होल्डिंग और होल्डिंग, मतलब कुछ देर तक हीट करते रहेंगे। ये हो गया सॉकिंग। हीटिंग शुरू करेंगे, कुछ देर तक हीटिंग करते रहेंगे। बोलेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे? कंट्रोल्ड कूलिंग करेंगे, धीरे धीरे कूलिंग करेंगे। बोलेंगे पहले हीट करेंगे, कुछ देर तक सेम टेम्परेचर पर हीट करते रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। यही हीटिंग का साइकिल है। हीटिंग, यह इस चरण में हीट ट्रीटमेंट करने वाले स्टील के पार्ट को क्या किया जाता है? गर्म किया। स्टील को गर्म करना निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहां पर? ईंधन पर, समय अंतराल पर, ऊष्मा दर पर, समय पर, संरचना अथवा बनावट पर, जॉब के आकार एवं भाप पर, भट्टी के प्रकार पर। सॉकिंग, सॉकिंग मतलब कुछ देर तक गर्म करते रहना। बोलेंगे जब स्टील के पार्ट को निश्चित तापमान पर गर्म कर दिया जाता है तो उसे कुछ समय तक उसी तापमान पर रखा जाता है। इस प्रोसेस को सॉकिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया में संपूर्ण भाग एक समान रूप से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आज सॉकिंग का समय निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, रासायनिक संरचना कैसा है, भट्टी में चार्ज की मात्रा मतलब भट्टी में गर्मी कैसा है, उसी आधार पर न गर्म करेंगे। कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा, सॉकिंग टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा। कार्बन की मात्रा कम होगी, सॉकिंग टाइम कम। कार्बन और लो स्टील के लिए यह अवधि कितना? 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट और हाई एलॉय स्टील के लिए 10 mm थिकनेस के लिए कितना? 10। कार्बन ज्यादा होगा तो सॉकिंग टाइम ज्यादा, कार्बन कम होगा सॉकिंग टाइम कम। उसके बाद है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब होता है गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना। अब ठंडा तुम अलग अलग तरीका से कर सकते हो, या तो भट्टी से निकाल के काम करके बाहर में रख दो, हवा में ठंडा हो जाएगा, उसको हवा स्टील कहते हैं। और अगर गर्म करके सीधा पानी में डाल दोगे, एक वो हो सकता है, या गर्म करके सीधा तेल में डाल दोगे, एक वो हो सकता है, या गर्म करके आप भट्टिये में छोड़ दोगे। 3 महीना बाद जब भट्टी उताएगा तब वो धीरे धीरे, तो सबसे जितना ज्यादा टाइम लोगे गर्म करके ठंडा करने में उतना ज्यादा बढ़िया होगा। लोहार की करता है दिया छुक, पानी में ठंडा नहीं करना चाहिए क्योंकि जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? क्वेंचिंग, स्टील के पार्ट को गर्म करने और सॉकिंग समय देने के बाद उसे ठंडा करने के बाद क्या किया जाता है? क्वेंच किया जाता है, या ठंडा करने की प्रक्रिया ही क्वेंचिंग कहलाती है। क्वेंचिंग माध्यम के रूप में प्रायः पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, हल्का नमक और पानी का घोल, तेल, ठंडी हवा का प्रयोग किया जाता है। ब्राइन घोल सर्वाधिक शीतलन दर प्रदान करता है जबकि वायु सबसे कम। सबसे धीरे धीरे कहां ठंडा होगा? वायु में।
या भट्ठिए में छोड़ देंगे। बुझाने वाले तेल की श्यानता कम, कम मतलब पतला होना चाहिए कि मोटा, और इस उद्देश्य के लिए साधारण स्नेहक तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग। ये क्या है देखो। एनिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, वर्कपीस को मुलायम करते हैं, मुलायम करके काटते, छीलते, छेदते हैं। हार्डनिंग में वर्कपीस को हार्ड करते हैं ताकि उससे दूसरे को काटा जा सके। टेम्परिंग में क्या करते हैं, जो ज्यादा हार्ड हो जाता है थोड़ा मुलायम कर देते हैं। अगर मान लो हार्डनिंग में ज्यादा हार्ड हो गया तो तब तो भंगूर हो जाएगा, पटकेंगे चकनाचूर हो जाएगा, थोड़ा मुलायम करते हैं। किस विधि द्वारा, टेम्परिंग द्वारा। नॉर्मलाइजिंग में अगर कहीं पर खिंचाव आ गया तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। केस हार्डनिंग में बाहरी सतह को हार्ड करते हैं। यही चैप्टर है मेनली, इतने पढ़ना है। देखो एनिलिंग में किसी वर्कपीस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके क्या करते हैं, मुलायम करते हैं। क्या करते हैं, मुलायम करने से मशीनेबिलिटी बढ़ती है, काटना, छीलना, छेदना आसान हो जाता है। फिर हार्डनिंग, हार्डनिंग में क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। और टेम्परिंग में क्या करते हैं, अगर हार्ड ज्यादा हो जाता है तो उसको थोड़ा मुलायम कर देते हैं। और नॉर्मलाइजिंग में नॉर्मल करते हैं, सामान्य करते हैं, कहीं खिंच गया, कहीं तन गया तो उसको सामान्य करते हैं। और केस हार्डनिंग में सिर्फ बाहरी सतह को हार्ड करते हैं। जैसे गियर वगैरह है, गियर के बाहरी सतह को हार्ड कर देते हैं तो जल्दी घिसता नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़लो रहता है तो जल्दी घिसता नहीं। फिर से समझ लो, एनिलिंग में वर्कपीस को क्या करते हैं, मुलायम करते हैं। हार्डनिंग में हार्ड, ज्यादा हार्ड हो जाए उसको मुलायम करने के लिए टेम्परिंग। नॉर्मलाइजिंग में सामान्य करते हैं, और केस हार्डनिंग में बाहरी सतह को हार्ड करते हैं। क्लियर। आपको पूछेगा हीट ट्रीटमेंट में वस्तु को गर्म करते हैं, उसके गलनांक से नीचे की बात, गलने से पहले तक की गलने के बाद तक, गलने से पहले तक। और ठंडा भी करते हैं, गर्म भी करते हैं। आपको कहेगा हीट ट्रीटमेंट में वस्तु हार्ड होता है कि मुलायम होता है कि दोनों होता है, हार्ड भी होता है, मुलायम भी होता है। क्लियर है। हीट ट्रीटमेंट करके हम अगर कहीं पर स्ट्रेस आ गया, मुड़ाव आ गया तो उसको सीधा कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट करके हम तार निकाल सकते हैं, चादर बना सकते हैं, छील सकते हैं, मोड़ सकते हैं, छेद सकते हैं। बोलो। और कार्बन के आधार पर अलग अलग हीट ट्रीटमेंट, अलग अलग स्टील है। हीट ट्रीटमेंट के 3 प्रोसेस है। पहला हीटिंग, हीटिंग के बाद सॉकिंग, सॉकिंग के बाद क्वेंचिंग। हीटिंग मतलब पहले गर्म करना है, फिर उसको कुछ देर तक उसी तापमान पर रखना है। पहले टेम्परेचर को बढ़ाना है, अब बढ़ा के उसको निश्चित टेम्परेचर पर कुछ समय तक रखना है, और उसके बाद क्या करना है, क्वेंचिंग। एक लाइन लिख लो, जितना धीरे धीरे ठंडा करेंगे जितना धीरे धीरे ठंडा करेंगे जितना धीरे धीरे ठंडा करेंगे कठोरता उतनी अधिक होगी। कठोरता अधिक होगी कि कम, उतनी ही अधिक होगी। कठोरता उतनी ही अधिक होगी। तो ई हो गया। चला इसका मतलब क्वेंचिंग जितना धीरे धीरे करेंगे कठोरता उतना ज्यादा की कम। क्लियर है। हीटिंग, सॉकिंग, क्वेंचिंग, हीटिंग, सॉकिंग, क्वेंचिंग। क्लियर। हीटिंग, सॉकिंग, क्वेंचिंग। बोलो हाँ। आप देखो एनलिंग में हम लोग क्या करेंगे, मुलायम करेंगे। कार्बन जितना ज्यादा हार्डनेस उतना ज्यादा की कम, तो हीटिंग टेम्परेचर भी उतना ज्यादा।
लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके जस्ट बाद अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके में आयरन और कार्बन आपस में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मल स्टील का 723, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800। आई दोनों के बीच का जो रेंज होगा क्रिटिकल रेंज, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। क्लियर है, बोलो रे। आज की कार्रवाई यहीं तक। और चला ग्रुप डी का वैकेंसी, अभी एगो नोटिफिकेशन के बारे में तुमको बता रहे थे, ग्रुप डी का मैक्सिमम वैकेंसी आएगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। एएलपी के बाद बेगारी में रह जाइएगा। कल ग्रुप डी का टेस्ट है, एनटीपीसी का भी टेस्ट है परसों, तो ग्रुप डी एनटीपीसी का टेस्ट अभी से कंटिन्यू रखिए, ठीक ना। कोशिश कीजिए एक टेस्ट जरूर कंटिन्यू रखने का। किसका? अक्टूबर वाला है, वो फर्जी है। बैठिए। पेन कहाँ है इसका रे, तो पेन देना। हीट ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे हम लोग ना। पहले क्या करेंगे, चला हीटिंग, हीटिंग के बाद क्या करेंगे, सॉकिंग, सॉकिंग के बाद क्या करेंगे, क्वेंचिंग, कूलिंग, यही ना। पहले क्या करेंगे, हीटिंग, हीटिंग के बाद सॉकिंग, सॉकिंग के बाद क्वेंचिंग। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील का लगभग कितना होता है, 723। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 800। और दोनों के बीच का जो रेंज होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेंज। आई जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। याद है? सॉकिंग टाइम, सॉकिंग टाइम जितना ज्यादा होगा कठोरता उतना ज्यादा की कम, अधिक ना। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा खाली मुलायम करते हैं कि हार्ड भी करते हैं, कि दोनों करते हैं? हाँ, अब हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या, एनिलिंग। पहला क्या पढ़ेंगे, फिर हार्डनिंग, फिर टेम्परिंग, फिर नॉर्मलाइजिंग, फिर केस हार्डनिंग। एनिलिंग में मशीनिंग योग्य बनाता है। जो वस्तु मुड़ेगा नहीं उसको मोड़ने के लिए हम गर्म करते हैं। जो वस्तु मुड़ेगा नहीं उसको मोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनिलिंग।
क्या कहलाती है? जैसे अगर कोई कट नहीं रहा है, छिदा नहीं रहा है, छिला नहीं रहा है, उसको हम लोग गर्म कर देंगे तो कट जाएगा, छिल जाएगा, छिदा जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनलिंग कहलाती है। एनलिंग। स्टील के हार्ड पार्ट्स जो बहुत ज्यादा हार्ड है को की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम या नरम करने की विधि को क्या कहते हैं? एनलिंग कहते हैं। स्टील का अगर कोई हार्ड पार्ट है उसको मुलायम या नरम करने की विधि को क्या कहते हैं? एनलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में स्टील को धीरे धीरे वह एक समान ताप पर कार्बन के प्रतिशत मात्रा के अनुसार क्या किया था? गर्म किया। तो गर्म कर दोगे तो मुलायम हो जाएगा, गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा और एनलिंग टेम्परेचर देख लो, कार्बन का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ेगा एनलिंग का टेम्परेचर भी वैसे वैसे क्या होता है? घटेगा। लेकिन चला ये फिक्स नहीं है कि कार्बन के मात्रा पर निर्भर करेगा, और डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है। फिक्स नहीं है कि कार्बन का प्रतिशत देखो बढ़ रहा है लेकिन एनलिंग टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए ये फिक्स नहीं है। कार्बन इस्पात को ठंडा करने की दर 100 से 150 डिग्री सी प्रति आवर होना चाहिए, यानी 1 घंटा में 100 डिग्री सी से ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर बहुत तेजी से ठंडा कर दोगे तो हो सकता है क्रैक्स आ जाए, क्योंकि मान लो गर्म होके फैला एकाएक ठंडा होके सिकुड़ेगा तो क्रैक नहीं आ जाएगा। तो कहते हैं 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। एनलिंग के लिए या तो जॉब को भट्टी में ही स्विच ऑफ करके रखा जाता है, अथवा उसे सूखी मिट्टी, बालू या सूखी राख, चूना से क्या किया जाता है? ढका जाता है। या तो जॉब को कंप्लीट भट्टी में ही छोड़ दो, बोलन रे, या नहीं तो अन्य माध्यम द्वारा उसको क्या किया जाता है? ढका जाता है या ठंडा किया जाता है। उद्देश्य क्या क्या है? धातुओं की कठोरता को कम करना कि बढ़ा देना? अरे कठोरता को कम न करता है, और तन्यता को क्या करेगा? बढ़ाए। जब कोई भी चीज कठोर कम होगा तो तन्य ज्यादा होगा। तन्य मतलब खींचकर तार, तन्य मतलब, अब देखो ये एनिल्ड मेटल है, ये मुड़ रहा है, ये हार्डेंड मेटल है, ये मुड़ रहा है क्या? एनिलिंग कर देंगे यानी गर्म कर देंगे तो मुड़ने लगेगा। धातुओं की कठोरता को कम करना तन्यता। धातुओं में यांत्रिक गुणों का विकास करना। अब यांत्रिक गुण मतलब मोड़ना, छीलना, छेदना, ये सब कौन गुण है? यांत्रिक गुण। मैसिनेबिलिटी आदि गुणों का विकास, मैसिनेबल करना मतलब मोड़ पाना, छेद पाना, छिल पाना, ये सब मैसिनेबिलिटी का गुण है। कास्टिंग के समय अंदर रह गई गैसों को क्या करना? बाहर निकाल। अगर कास्टिंग किए हैं, ढाले हैं, अंदर में कोई गैस रह गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? कास्टिंग कर रहे हैं और पता चला उसमें कहीं कहीं पर खाली जगह बच गया है, तो गैस को बाहर निकालने के लिए हम लोग फिर से गर्म कर देते हैं। गर्म करते हैं, सब आपस में चिपक जाता है, वो गैस क्या हो जाता है? बाहर निकल। जैसे मान लो कि ये ढलैया कर दिया हम गर्म लोहा का, कहीं कहीं पर वॉइड बन गया, वॉइड का मतलब खाली जगह बन गया। एकरा में जब चला इसको गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे तो फैलेगा ना, तब फैलेगा तो ये सब खत्म ना हो जाएगा। बोलो। कहते हैं कास्टिंग के समय पर अंदर में रह गई गैसों को क्या करना? बाहर निकाल। एनिलिंग करने से धातु के सारे अंदरूनी प्रतिबल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जितना खिंचाव होगा वो सब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। फिर कहते हैं एनिलिंग से धातु का यांत्रिक, वैद्युतिक और ग्रेन आकार भी क्या हो जाता है? सुधर जाता है। फिर हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। हार्डनिंग में क्या करते हैं? तो हार्ड कर देते हैं, तब कठोरता का गुण घटेगा? घटेगा। हार्ड कर देंगे तो कठोरता का गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तन्यता भी बढ़ेगा? बढ़ेगा। तन्यता घटेगा, यानी खींचकर तार निकालने का गुण घटेगा। अधात्वर्णीयता भी क्या होगा? घटेगा। बोलो। हार्डनिंग करने के लिए कार्बन की मात्रा कितना % से अधिक? 0.5% से अधिक होनी चाहिए।
हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? एक तो कार्बन देके हम लोग हार्ड बनाते हैं, बोलन रे, कार्बन कम हो रहेगा, गर्म करके भी हम लोग क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। देख लो, ई है हार्डनेस, ई है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये बिफोर हार्डनिंग है और ये आफ्टर हार्ड। कठोरता किसी पदार्थ का वह गुण है जो खुरचे जाने, घिसने या मशीनिंग का क्या करता है, विरोध करता है। कठोरता किसी पदार्थ का वह गुण है जो खुरचे जाने, घिसने और मशीनिंग का क्या करता है, विरोध करता है। कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा। अरे जो गर्म कीजिएगा तो वो हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा। कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो कमो हार्ड करके हो जाएगा, और कार्बन की मात्रा कम है तो ज्यादा हार्ड न करना पड़ेगा। कार्बन अगर ज्यादा है तो ऑलरेडी वो हार्ड बनेले है, और कार्बन अगर कम है तब हार्ड ज्यादा न करना होगा। और टेम्परेचर भी अगर कार्बन मान लो ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब वो गर्माएगा, और कार्बन कम है कम टेम्परेचर देके गर्माएंगे। स्टील में को कार्बन की मात्रा के अनुसार क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री सी तक अधिक गर्म किया जाता है तथा कुछ समय तक सूखने का क्या दिया जाता है, समय दिया जाता है। हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग के पश्चात कितना डिग्री सी, 400 डिग्री सी से अधिक तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने से कठोरता बढ़ती है और इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई स्टील हार्ड हो गया फिर से उसको 400 पर गर्म करके ठंडा कीजिए, यह प्रक्रिया सेकेंडरी हार्डनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है, 1250। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए उचित माध्यम जैसे तेल, ब्राइन, वायु में तेजी से ठंडा किया जाता है। किसी को भी गर्म करिएगा तो फिर उसको ठंडा कीजिएगा ना। हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाता है और अधिक क्या हो जाता है, भंगुर। बताओ, हार्डनिंग करेंगे तो हार्ड ज्यादा हो जाएगा तो भंगुरता आ जाएगा कि नहीं आएगा? खींच के तार बनाने का गुण कम हो जाएगा। उद्देश्य बताओ, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? उच्च कठोरता के निम्न कठोरता और टूट फूट रोधकता के गुणों का क्या करना, विकास करना। अब बताओ, किसी को काटने के लिए उस औजार का हार्ड होना जरूरी है कि मुलायम? कटिंग टूल जितना होता है वो हार्ड होता है। हार्डनिंग से इस्पात के अन्य यांत्रिक गुणों जैसे सामर्थ्य, चिम्बड़पन तथा तन्यता आदि प्रभावित होती है। हार्डनिंग से काटने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती। हार्डनिंग का उद्देश्य घिसाव प्रतिरोध के लिए अधिक कठोर करना है कि कम कठोर करना? क्या करना है, अधिक कठोर करना है। टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या होता है? व्हाट इज टेम्परिंग? टेम्परिंग होता है अगर कठोर बना रहे हैं, हार्ड बना रहे हैं और ज्यादा हार्ड हो गया तो उसके हार्डनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं, और यही गुण क्या कहलाता है, टेम्परिंग। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न हुई अतिरिक्त भंगुरता यानी अतिरिक्त हार्डनेस को समाप्त करने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है उष्मा उपचार। उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग। क्या कहते हैं उसे? टेम्परिंग में भंगुरता कम करके टफनेस को क्या किया जाता, बढ़ाया था। भंगुरता कम करोगे तो चिम्बड़ता बढ़ेगा ना। और टेम्परिंग का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि भैया एक बार हार्ड कर देते हैं, हार्ड करने के बाद हमको अगर लग जाता है कि ज्यादा हार्ड हो गया, उसको फिर से थोड़ा सा मुलायम करते हैं। यह प्रक्रिया सेकेंडरी हार्डनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हाई स्पीड स्टील का टेम्परिंग किया जाता है कितना से कितना पर? हार्डनिंग को से उत्पन्न रेजिडुअल स्ट्रेसेस मतलब खिंचाव को क्या करता है, ये समाप्त करता है। कौन? टेम्परिंग। टेम्परिंग जो हार्डनिंग के बाद कोई चीज अगर गर्म करते हैं, हार्ड करते हैं तो खिंचा जाएगा। जैसे मेरा ही शरीर अगर हार्ड हो जाएगा तो खिंचा जाएगा कि नहीं, उसको थोड़ा कम करते हैं, उसी को रेजिडुअल स्ट्रेस कहते हैं। जॉब में आई भंगुरता को कम करते हैं। अब भंगुरता कम करेंगे, डक्टिलिटी क्या होगा? कोई भी भंगुर कम होगा तो तन्य ज्यादा ना होगा। नहीं समझा? जैसे जिसकी तन्यता ज्यादा उसकी हार्डनेस कम है, जिसका हार्डनेस कम, जिसका हार्डनेस ज्यादा उसका भंगुरता
ज्यादा, नहीं समझा। देखो, अगर कठोरता ज्यादा है ये भंगुर हो जाएगा। कठोरता ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? अब भंगुरता अगर ज्यादा हो जाएगा तो तन्यता क्या हो जाएगा? हाँ, और तन्यता अगर कम हो जाएगा तो अधात वर्धनीयता क्या हो जाएगा? अधात वर्धनीयता भी ना कम हो जाएगा। अगर कठोरता ज्यादा हो गया तो चिम्मड़ता क्या हो जाएगा? कठोर और चिम्मड़ में अंतर न है रे। जैसे लोहा कठोर है, प्लास्टिक क्या है? चिम्मड़। जिसे नाखून से खुरचा जा सके, चाकू से काटा जा सके, वो क्या है? चिम्मड़ है। क्या है? जो हार्ड होगा उसे क्या कहेंगे? कठोर। जिसे नाखून से काटा खुरचा, तो कठोरता बढ़ेगा तो चिम्मड़ता क्या होगा? घटेगा ना। इसको लिख लो। कठोरता बढ़ेगा तो भंगुरता क्या होगा दोस्त मेरे? बढ़ेगा। तो भंगुरता बढ़ेगा तो तन्यता क्या होगा? घटेगा। अधात्वर्णीयता भी क्या होगा? घटेगा। और चिम्मड़ता भी क्या होगा? घटेगा। कठोरता बढ़ने से एक ही चीज बढ़ता है क्या? क्या बढ़ता है? कठोरता बढ़ने से एकमात्र चीज बढ़ता है, वो क्या है? भंगुरता। बाद बाकी सब क्या हो जाता है? घट। ज्यादा कठोर हो जाएगा तो खींच के तार बना पाइएगा? ज्यादा कठोर हो जाएगा तन्य आधात पीट कर चादर बनाइएगा? शीशा का आप पीट के चादर बना सकते हैं? शीशा का आप तार बना सकते हैं? हार्डनिंग में उत्पन्न किधर गया? जॉब के सामर्थ्य व टफनेस को बढ़ाता है और जॉब की कठोरता को क्या करता है? कम। कौन? टेम्परिंग। हम बोले हार्डनिंग के बाद अतिरिक्त हार्डनेस को थोड़ा कम करना क्या कहलाता है? टेम्परिंग। नॉर्मलाइजिंग का काम है नॉर्मल करना। कहीं कहीं खिंचाव आ गया, कहीं पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है, इसको मोड़ने के बाद आप देखते होंगे खिंच जाता है सतह, उसको गर्म करके सामान्य बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे ये अगर मान लीजिए पेन है, इसको आप अभी हम काम करते समय इसे मोड़ दिए, तो मोड़ दिए तो यहाँ खिंचा जाएगा कि नहीं? तो फिर उसको गर्म करके सीधा करके इसे ठीक कर दें। यही नॉर्मल करना क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजिंग। हाँ, हाँ। यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जॉब में आई आंतरिक संरचना विकृति को दूर कर जॉब के मौलिक गुणों की पुनर्स्थापना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर प्रभावित होते हैं, होने के बाद पुनः सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज। अगर बहुत ज्यादा हथौड़ाबाजी कर दिया किसी स्टील पे, तो उसका स्ट्रक्चर में तनाव आ जाएगा कि नहीं? उसको गर्म करके नॉर्मल कर दीजिए। गर्म करके क्या कर दीजिए? नॉर्मल। स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग। इस प्रक्रिया में स्टील के क्रांतिक तापमान 40 डिग्री सी से 50 डिग्री सी के अधिक तापमान पर क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके कमरे के ताप पर अस्थिर हवा में क्या किया जाता है? ठंडा किया। उद्देश्य क्या है नॉर्मलाइजिंग करने का? स्ट्रेस, खिंचाव को खत्म करना। स्टील में उत्पन्न प्रतिबल, प्रतिबल का इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेस।
यांत्रिक गुणों का क्या करना, विकास करना। धातु की सामर्थ्य या टफनेस को क्या कर देना, बढ़ा देना। कठोर किए गए पार्ट्स का पुनः मुलायम तथा मशीनेबल बनाना। कास्ट किए हुए जॉब के कणों को समान तथा क्या बनाना, महीन बनाना। सबका नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर है, बट याद करने की आवश्यकता नहीं है। केस हार्डनिंग क्या होता है, बाहरी सतह को हार्ड करना। किसको हार्ड करना, जैसे गियर ले लो, गियर का बाहरी सतह को हार्ड कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं। तो बाहरी सतह वो जल्दी घिसेगा क्या, तो जल्दी ना घिसे इसलिए बाहरी सतह को हार्ड करना क्या कहलाता, केस हार्ड। माइल्ड स्टील के पार्ट्स को हार्ड तथा सरफेस को घिसने से बचाने की जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में टफ कोर, मतलब कोर मतलब इस सतह जो होता है ये पूरा टफ बनाया जाता है, और डक्टाइल स्किन बनाया जाता है। हार्ड नहीं, हार्ड बनाएगा तो भंगूर हो जाएगा, चकनाचूर न हो जाएगा। इसके द्वारा कंपोनेंट्स के ऊपरी सतह को घिसाव अवरोधी बनाया जाता है, यही पूछता है, हाईलाइट करो। लो कार्बन स्टील को केस हार्डनिंग द्वारा महंगी हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के समान ही उपयोगी बनाया जाता है। मान लो अगर कार्बन लो कार्बन स्टील है तो उसकी कठोरता कम होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। लो कार्बन स्टील की कठोरता कम होती है तो उसको और ज्यादा हार्ड बना देंगे, थोड़ा केस हार्डनिंग के द्वारा उसके सतह को हम हार्ड बना देंगे तो हाई कार्बन स्टील के जैसा हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा ज्यादा, कठोर ज्यादा। अब मान लो हमारे पास लो कार्बन स्टील है, हम चाहते हैं उसको हाई कार्बन स्टील के समान कठोर बना देते, क्या करना होगा, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में क्या करेंगे, ऊपरी सतह को क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे। जॉब की टेम्परिंग बहुत कम तापमान पर की जाती है, कितना, 200। टेम्परिंग क्या है, अतिरिक्त हार्ड हो जाएगा तो उसको थोड़ा मुलायम ना करते हैं। इस प्रक्रिया में लो कार्बन स्टील 800 डिग्री सी से कितना, 950 तक गर्म किया जाता है। केस हार्डनिंग करने के मुख्य रूप से विधियां कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। अब ये मामला क्या है देखो, पहला है जैसे केस हार्डनिंग करना है मतलब ऊपरी सतह को क्या करना है, ऊपरी सतह को क्या करना है, क्या करना है, केस हार्डनिंग अगर करना है तो ऊपरी सतह को क्या करना है, केस हार्डनिंग करना है तो ऊपरी सतह को क्या करना है, क्या करना है रे, हार्ड करना है। अब देखो, अब हार्ड करने का अलग अलग माध्यम है। हार्ड करने के लिए तो गर्म करना होगा, बोलो ना रे। तो गर्म करने का अलग अलग माध्यम है, कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, काय खड़ा है रे, कार्बोराइजिंग, दरवाजा लगाओ। कार्बोराइजिंग क्या है, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील को कार्बन की प्रतिशतता की एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग। हम लोग क्या करते हैं दोस्त मेरे, ये मान लो वर्कपीस है, इसमें कार्बन का प्रतिशत कम है, इसमें हम लोग कार्बन, इसमें कार्बन इन्वायरमेंट जो होता है, कार्बनिक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में खाली कार्बन हो उसमें डाल के इसको गर्म करते ताकि कुछ कार्बन उसके छिद्रों से क्या हो सके, अंदर जा सके, और जिससे वो क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। कहते हैं देखो, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक क्या क्या आता है, बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा गियर, कैमशाफ्ट, बियरिंग आदि को केस हार्ड करते हैं। यह 900 से कितना तक होता है, 950। कार्बोराइजिंग कितने प्रकार का, 3 प्रकार। पैक कार्बोराइजिंग, इसमें कार्बोराइजिंग पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं, लकड़ी का बुरादा, चारकोल, बोन चारकोल, चमड़े का छिलन, सोडियम, बेरियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ये सब यही चूर्ण है। इसमें देखो वर्कपीस ऐसे रख दिया है, रखा है ये, इसी से ये हार्ड हो जाएगा। फिर लिक्विड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन का वैसा माध्यम जो किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। इस प्रक्रिया में 20 से 50% सोडियम साइनाइड, साइनाइड कंपाउंड जब ये होगा CN हो जाएगा। 40% सोडियम कार्बोनेट, कुछ मात्रा में सोडियम या बेरियम क्लोराइड की घोल बात को
870 से 950 डिग्री सी तापमान तक गर्म किया जाता है। कंपोनेंट को तार में बांध कर फिर कहाँ डुबो दिया जाता है? बात, ये देखो तार में बांध कर इस कंपोनेंट को बाथ टब में, इसका जो घोल है सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट का, उसमें इसको क्या करते हैं? डुबा देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में भी Na2CO3 C है और सोडियम साइनाइड में भी क्या है? C है। इसमें बेरियम क्लोराइड के बात का भी प्रयोग किया जाता है। फिर है गैस कार्बोनाइजिंग। गैस कार्बोनाइजिंग में जो माध्यम होगा उसमें कार्बन होगा। अब माध्यम कैसा होगा? ठोस की द्रव की गैस, कैसा होगा? तो कहते हैं यह प्रक्रिया सबसे आसान एवं सस्ती है। गैस द्वारा हीटिंग ज्यादा सामान्य तेजी से होता है। इस प्रक्रिया में पार्ट्स को कार्बोनाइजिंग वातावरण 900 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। कार्बोनाइजिंग वातावरण में 20 से % कार्बन मोनोऑक्साइड, 40% हाइड्रोजन, 40% नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भरा जाता है। फिर नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में क्या होगा? नाइट्रोजन युक्त इन्वायरमेंट में गर्म करेंगे। नाइट्रोजन युक्त इन्वायरमेंट क्या होगा? अमोनिया गैस। कौन गैस? उसमें डाल देंगे तब भी हार्ड होगा। कहते हैं देखो ये नाइट्रोजन युक्त इन्वायरमेंट है, इसमें ये वर्कपीस को डाल दिया है, चारों तरफ से नाइट्रोजन के संपर्क में आएगा और ये वस्तु हार्ड हो जाएगा। इस्पात के ऊपरी सतह पर नाइट्रोजन के प्रवेश करवाने की विधि को क्या कहते हैं? नाइट्राइड। इस प्रक्रिया में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 500 से 550 तक गर्म करते हैं। इसके द्वारा इंजन की वेल्व सीट, गाइड, गियर, गेज तथा बुश आदि को हार्ड करते हैं। एक बार नाइट्राइडिंग करने के पश्चात कंपोनेंट को एनिलिंग नहीं किया जा सकता। आप कहिएगा काहे नहीं किया जा सकता? क्योंकि नाइट्राइडिंग करके एक बार आप हार्ड कर दिए हैं, एनिलिंग करके तो हम लोग मुलायम करते थे, काहे ला हार्ड किए? अगर एक बार हम नाइट्राइडिंग करके हार्ड कर दिए तो फिर उसको मुलायम कीजिएगा? इसका मतलब गियर जब बन जाए ना, उसके लास्ट में केस हार्डनिंग नाइट्राइडिंग विधि द्वारा करते हैं या केस हार्डनिंग करते हैं, ताकि फिर से उसको मुलायम करने की आवश्यकता। एक बार हार्डनिंग हो गया तो फिर मुलायम करेंगे तो फिर काहे हार्डनिंग किए थे? कहते हैं स्टील को के हार्ड पार्ट्स की मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को क्या कहते हैं? नाइट्राइडिंग। कुछ भाग तक इसको मुलायम करते हैं। फिर अब फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है? जैसे लोहा, सोनार को देखे हो, आग, एलपीजी में आग लगा के गैस में तब उसको गर्म करते रहता है। फ्लेम उसी को कहते हैं। फ्लेम का मतलब होता है आग। फ्लेम का मतलब आग। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम उसी इस्पात को केस हार्ड कर सकते हैं जिसमें कार्बन का प्रतिशत कितना हो? 0.3 से 0.6। इस प्रक्रिया में फ्लेम ऑक्सी एसिटिलीन का होता है। किसका होता है? अरे गैस वेल्डिंग में भी किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन। इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक मोटाई का केस प्राप्त किया जाता है। जब किसी पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा, जगह से गैस फ्लेम निकलते रहता है, लौ देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को क्या करते हैं? ठंडा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लेम हार्ड। इसको आसानी से बिना अधिक तैयारी के, तुरंत गैस में आग लगाओगे तुरंत आग आएगा और गर्म होना शुरू हो जाएगा। कम तैयारी पर करते हैं। इसमें सभी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जाता है। ऐसी वस्तुओं को केस हार्ड किया जाता है जिसको फर्नेस यानी भट्टी में गर्म करना संभव नहीं। उसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन हार्डनिंग में चला, सबसे बढ़िया मेथड है और इसमें वर्कपीस खराब नहीं होता है। जैसे भट्टी में आप कोई वर्कपीस को देके गर्म करोगे तो गर्म होने के बाद संभावना है कि वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बोलन रे। इंडक्शन विधि द्वारा कोई टेढ़ापन नहीं आता। फिनिश वर्कपीस को देके हम लोग केस हार्ड करते हैं। टूल सरफेस के हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कटिंग टूल है, चाहे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है कि मल्टी पॉइंट, इस प्रक्रिया के द्वारा टूल में विद्युत इंडक्शन द्वारा क्या क्या आता है? गर्म किया जाता है। इसके द्वारा बाहरी व अंदरूनी सतह को केस हार्ड किया जाता है। इस प्रक्रिया में सरफेस फिनिशिंग खराब होता है कि नहीं होता है? और इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अधिक प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इस विधि के द्वारा स्केल फ्री सतह, मतलब एकदम चिकना सतह मिलेगा। कैसा सतह मिलेगा? अर्थात सतह सपाट होता है। इसका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए करते हैं। इसकी सहायता से स्टील को तुरंत हार्ड किया जाता है। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉइल किसका बना होता है? तांबा का। और इंडक्शन हार्डनिंग 0.3 से 0.7% कार्बन के लिए, देखो ये इंडक्शन हार्डनिंग, ये इंडक्शन के द्वारा गर्म कर रहा है। अब बढ़िया समझो, हम फिर से समझाते हैं। देखो पहला है तुम्हारा क्या? एनिलिंग। एनिलिंग में हम लोग वर्कपीस को क्या बनाते हैं? मशीनेबल भी बनाते हैं
अरे मुलायम भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, मशीनेबल। मुलायम भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, मशीनेबल भी बनाते हैं। इससे हम वर्कपीस जो टेढ़ा नहीं हो रहा उसको टेढ़ा कर पाते हैं, जो मुड़ नहीं रहा उसको मुड़ पाते हैं, जो छेदा नहीं रहा उसको छेद पाते हैं, जो छिला नहीं रहा उसको छिल पाते हैं। क्लियर। फिर आ गए हम एनिलिंग। धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो प्रोसेस आसान होगा। और अगर हम हार्डनिंग की बात करें, हार्डनिंग में कठोरता बढ़ता है कि घटता है, कठोरता बढ़ता है। चिम्मड़ता क्या होता है, हाँ, चिम्मड़ता क्या होता है, घटता है। अतन्यता भी क्या होता है, अधात्वर्धनीयता भी क्या होता है, अधात्वर्णीयता भी क्या होता है, घटता है। बोलो हाँ। और कार्बन ज्यादा होगा तो हार्ड ज्यादा होगा, लेकिन अगर कार्बन कम भी है तो हार्डनिंग विधि द्वारा हार्ड कर देंगे तो हाई हाई कार्बन स्टील के तुलना में आ जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद हार्डनिंग के बाद दूसरा है कौन, टेम्परिंग। नहीं, हार्डनिंग के बाद कौन है, हार्डनिंग के बाद जो टेम्परिंग है ये अतिरिक्त हार्डनेस को क्या करता है, कम करता है ना। तो हार्डनेस को कम करेगा मतलब चिम्मड़ता को क्या करेगा, चिम्मड़ता को बढ़ाएगा ना। चिम्मड़ता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। टेम्परिंग विधि में चिम्मड़ता अगर हार्डनेस को कम करेगा चिम्मड़ता को बढ़ाएगा, चिम्मड़ता को बढ़ाएगा, तन्यता भी क्या होगा, अधात्वर्णीयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ। इसके बाद अगला क्या है, नॉर्मलाइजिंग ना। नॉर्मलाइजिंग का क्या मामला है दोस्त मेरे, नॉर्मलाइजिंग में नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल करते हैं मतलब सामान्य करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं अर्थात सामान्य करते हैं। अगर कहीं पर खिंचाव आ गया तो उसको गर्म करके हम सीधा कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। और नॉर्मलाइजिंग में के बाद क्या करते हैं, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग अलग अलग प्रकार का होता है। केस हार्डनिंग में सिर्फ बाहरी सतह को हार्ड किया जाता है। कैसे सतह को, बाहरी से गियर वगैरह का, कैम वगैरह का बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, केस हार्ड। किसका उपयोग करते हैं, केस हार्डनिंग अलग अलग माध्यम में होता है। कार्बोराइजिंग होता है, नाइट्राइडिंग होता है, इंडक्शन होता है, फ्लेम होता है। सबसे तैयार पार्ट्स को हार्ड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। बोलो, इंडक्शन हार्डनिंग उससे भी बढ़िया। इंडक्शन हार्डनिंग में वर्कपीस की सतह पर कोई असर नहीं पड़ता। कार्बोराइजिंग जो है, पहला जो आपका फ्लेम हार्डनिंग है उसमें किसका फ्लेम लेते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन का। किसका फ्लेम लेते हैं। और इंडक्शन में तो इंडक्शन विधि द्वारा, जैसे इंडक्शन चूल्हा पे गर्म करते हैं वैसे ही गर्म करते हैं। कार्बोराइजिंग में कार्बन माध्यम में गर्म करते हैं। नाइट्राइडिंग में अमोनिया माध्यम में गर्म करते हैं। कौन माध्यम में गर्म करते हैं, आई सब विधि से ऊपरी सतह को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। ऊपरी सतह को क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। क्लियर है। अब बताओ, हीटिंग में पहले हीटिंग करते हैं, हीटिंग के बाद सॉकिंग करते हैं, सॉकिंग के बाद क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसके बाद अवस्था बदल जाएगा। आज जो अवस्था बदल के होता है वो अंत तक उसको क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। आज स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 723 डिग्री सी। कितना डिग्री सी। हीटिंग में खाली हार्ड करते हैं कि मुलायम करते हैं कि दोनों करते हैं। क्लियर है। बोलो, एक क्लास और लगेगा और ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। थैंक यू वेरी मच।
फिटर का बुक पूछो तो आ गया है। इसमें नया वाला जो बैच है ना उसमें हीट ट्रीटमेंट और इससे पहले का चैप्टर, क्या नंबर चैप्टर है ये? 3 और 4 डाल दो, 3 4 5। प्रवेश से पूछो फिटर की बुक आ गई। पेन कहाँ है इस रूम का? कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? फ्लेम हार्डनिंग हो गया था। आ गया है, बोलो इसको दे देने के लिए कि जिसके इसके पास फिटर की बुक नहीं है। बुक आ गई है, नई बुक, आप कृपया ले लें। यहीं से होना था क्या? यहीं से होना था। कहते हैं हाई स्पीड स्टील के हार्डनिंग के पश्चात पुनः 400 डिग्री सी से अधिक तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से कठोरता बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी हार्ड। किसी भी वर्कपीस को आप हार्ड कर दीजिए, ऊपर नीचे कहीं नहीं है, देखें। हाँ वो तो हम अलग से पढ़ा देंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो था ना, चला वो रिपीट था कि तुम कौन चैप्टर पलटा हुआ है? चैप्टर गलत पलट दिया है। इंडक्शन हार्डनिंग तक था। ये पॉइंट चला इसलिए यहां से हटा है ना कि ऑलरेडी पीछे था। अरे पीछे है ना सेकेंडरी हार्डनिंग, जब किसी को 400 डिग्री सी से अधिक पर गर्म करते हैं ना, इस प्रक्रिया को सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। पीछे ये पॉइंट था इसलिए इसको यहां से हटा दिए। ये पॉइंट देखो तो है, ये होगा कास्ट आयरन को का स्ट्रेस रिलीव करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें कौन स्ट्रेस होता है? रेजिडुअल स्ट्रेसेस। कास्ट आयरन ढलवा लोहा का स्ट्रेस को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस होता है जो उसको खिंचाव रोधी बना देता है। तो उसको हम लोग गर्म करके ठंडा कर लेते हैं। ड्रिल को हार्ड करने के लिए, ड्रिल को क्या करने के लिए? उसको अगर ठंडा करना है ड्रिल बिट को, तो खड़े अवस्था में ठंडा करना है। तो ताकि ऐसे करोगे ना तो यहाँ जो धार है वो सब खत्म हो जाएगा। जब भी ड्रिल बिट को ठंडा करना है, खड़े अवस्था में कि पड़े अवस्था में? कौन अवस्था में? कहते हैं ड्रिल को हार्ड करने के लिए तेल में खड़ी अवस्था में डालकर क्वेंचिंग यानी ठंडा किया जाता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर स्टील में कार्बन की प्रतिशतता का प्रभाव नहीं पड़ता। लोअर क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट है जिसके जस्ट बाद अवस्था परिवर्तन शुरू हो जाता है, उसी को लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। स्टील में ऑस्टेनाइड स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर क्या बन जाता है? पूछता है स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा की जगह तो क्या बन जाएगा? मार्टेनसाइट। केस हार्डनिंग प्रोसेस में टफ कोर तथा कैसा स्किन बनता है? डक्टाइल स्किन। पीछे भी था कि कोर टफ बनता है और स्किन डक्टाइल बनता है। केस हार्डनिंग का मतलब क्या हुआ? बाहरी सतह को क्या करना? हार्ड करना। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए इस्पात में कम से कम कितना % कार्बन की मात्रा होनी चाहिए? 0.3%। हाई स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होती है? हाई स्टील में या हाई कार्बन स्टील में 0.5 से कितना? 1.5%। मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर कठोरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस्पात में संक्षारण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। संक्षारण का मतलब हुआ जंग, जंग ना लगे इसके लिए इसमें क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। बियरिंग का बाह्य रूप से मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं? कार्बन इन्वायरमेंट में उसको देके गर्म करते हैं ताकि कार्बन उसमें क्या कर सके? प्रवेश कर सके। 3 का गलनांक
सबसे कम। टेम्परिंग की सहायता से धातु को क्या किया जाता है? सॉफ्ट। हम बोले हार्डनिंग से हार्ड करते हैं, और टेम्परिंग से हार्डनेस को कम करते हैं। हार्डनेस को कम करते हैं मतलब क्या करते हैं? सॉफ्ट करते हैं। हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ क्या होता है? ये क्वेश्चन है कि नहीं? क्वेश्चन भी आगे पीछे हुआ है। बताओ आंसर क्या होगा इसका? हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के गुण को पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ाया जाता है। सही है। और टफनेस में हार्डनिंग को क्या किया था? कम किया था। टफनेस में हार्डनिंग को कम किया जाता है। टफनेस में हार्डनिंग को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। क्वेश्चन का ऑर्डर चला अलग अलग है। किसमें है? पुराने वाले में है। अच्छा कोई बात नहीं, नया वाला उसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचा हुआ था ना। पीपीटी पूरा नहीं है, नया वाला देखें। हम्म, चलो पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। यहां तक तो है ना कि बियरिंग में कार्बोडाइजिंग और धातु की, अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। धातु की सतह पर पेंट करना, उसे जंग लगने से बचाना, ये एक अर्ध अस्थायी उपचार है। अगर आप अस्थायी उपचार चाहते हैं कि जंग ना लगे, तो उसके लिए धातु में क्रोमियम मिलाना पड़ेगा। और अगर आप अर्ध अस्थायी उपचार चाहते हैं, अस्थायी उपचार चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या करना होगा? पेंट करना होगा। अगर आप जंग का स्थायी उपचार चाहते हैं, तो क्या करना होगा? धातु में क्रोमियम मिलाना होगा। अगर अस्थायी उपचार चाहते हैं, तो क्या करना होगा? पेंट करना होगा। अब पेंट करने से खूबसूरती भी बढ़ती है। लाइन है आपका, धातु की सतह पर पेंट करना, उसे जंग से बचाने का अस्थायी या अर्धस्थायी उपचार है। और अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको लिख लो। जंग से अस्थायी उपचार है, धातु में क्या मिलाना? क्रोमियम। ठीक है। एक और प्रक्रिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे सस्ते धातु के ऊपर महंगे धातु की परत चढ़ाना। हाँ बाबा। हाँ 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 हाँ
कभी कभी क्या होता है दोस्त मेरे, अगर आप जंग से बचाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग। यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के इसके ऊपर जमा कर देते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि चांदी के ऊपर किसका परत चढ़ाना, सोना का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी जंगरोधी बनता है। अब मान लो चांदी पर तो चांदी काला हो जाता है, उसके ऊपर सोना का परत चढ़ा दोगे तो काला होगा। तो कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। धातु की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अस्थायी विधि है। धातु की सतह पर जंग और स्केल स्केल की सतह, स्केल की परत सैंड ब्लास्टिंग द्वारा हटाने की विधि को रासायनिक विधि कहते हैं। ब्लास्टिंग द्वारा अगर आप जंग के हटाते हैं तो जंग को, वह विधि रासायनिक विधि है। माइल्ड स्टील पार्ट सीटों पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। पढ़े हो कि नहीं? कहीं पर भी जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण। और किसी भी चीज में सल्फर को जोड़ना क्या कहलाता है, वल्कनीकरण, वुल्केनाइजेशन। कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेटल पार्ट पर निकेल क्रोमियम आदि की परत चढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं, कैथोड। जमीन के नीचे टेलीफोन और पावर केबल पर जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो जमीन के अंदर जो केबल लगा हुआ है उसके ऊपर जंग से बचाने के लिए लेड सीथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेड सीथ मतलब धातु का एक परत चढ़ाते हैं जो उसको जंग से क्या करता है, बचाता है। तो आपको कहेगा जमीन के अंदर जो तार हम बिछाते हैं उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, लेड सीथ चढ़ाते हैं, लेड का कवच चढ़ाते हैं जो उसको जंग लगने से क्या करता है, बचाता है। फिर कहता है स्टेनलेस स्टील का प्रयोग केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग औजार के लिए करते हैं, डॉक्टरी हथियार के लिए भी करते हैं। जहां जहां हमको वही स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर फूड को प्रोसेस किया जाता है, जैसे आटा को पीसा जाता है, धान को कूटा जाता है, वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। धातु के पार्ट पर निकेल क्रोमियम की परत जंग से बचाने के लिए पॉलिश नहीं स्टेनलेस स्टील का प्रयोग केमिकल प्लांट, फूड प्रोसेसिंग औजार, डॉक्टरी हथियार में करते हैं। कटिंग टूल तथा मापने वाले औजार को जंग से बचाने के लिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। यह पारदर्शी परत है जिसे क्या कहते हैं, लेकरिंग कहते हैं। धातु पार्ट पर निकेल क्रोमियम की परत जंग से बचाने तथा पॉलिश सुंदरता लाने के लिए चढ़ाई जाती है, जैसे साइकिल के रिम पर। साइकिल के रिम पर क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं, सुंदर दिखता है। धातु पर टीन की कोटिंग करने को क्या कहते हैं, टीनिंग। धातु की परत पर, धातु की सतह पर टीन का कोटिंग परत चढ़ा दोगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीनिंग। धातु की कठोरता को मापने के लिए ब्रिनेल विधि, राइवेल विधि तथा विक्सन विधि का प्रयोग करते हैं। लोहे को जलवायु से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाते हैं, जिंक का परत, जरी गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। यूक्टेटॉइड प्रक्रिया कितना डिग्री सी पर, 723। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर भी कितना है, 723। तप्त लछुआ, तप्त लछुता गलनांक के निकट तापमान पर विरूपित होने पर कण की सीमाओं के साथ भंगुर तरीके के मिश्र धातु के भंजन, क्रैक होने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, आप गर्म करके एक ठंडा कीजिए, उसमें क्या होने की प्रवृत्ति रहती है, क्रैक होने की प्रवृत्ति रहती है। यही मामला है। अब देखो एक बार हम फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना। हमको ये बताइए, कास्ट आयरन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम उसको गर्म करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेन है और ये बहुत ज्यादा खिंच गया है, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस का मतलब खिंचाव, इसको हम स्ट्रेस को हटाना है तो इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, सीधा हो जाएगा। वही मामला कास्ट आयरन के साथ। कास्ट आयरन जो ढलवा लोहा है उसके बीच में अगर कहीं कहीं गैप भी रहता है ना, इसको भी गर्म करते हैं तो गैप आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, किसी को भी जंग लगने से बचाना है तो जिंक का परत चढ़ाते हैं, और जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर किसी भी धातु पर आप पेंट करते हैं तो वो अस्थाई विधि है कि अस्थाई विधि है, जंग लगने से, जंग लगने से बचाने की वो अस्थाई विधि है। क्लियर? बोलो। अस्थाई विधि है कि उसमें निकेल और क्रोमियम मिला दीजिए, और कार्बन मिला दीजिएगा तो कठोरता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्बन मिलाइएगा तो कठोरता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप किसी भी चीज को गर्म करके एकाएक ठंडा कर दीजिए, क्रैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
किसी भी चीज को गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया तो क्या आ जाएगा? क्रैक्स आ जाएगा। और किसी भी चीज को जितना धीरे से ठंडा कीजिएगा हार्डनेस उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? अब बताओ, अगर हार्डनेस को कम करने के लिए टफनेस करते हैं, हार्डनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग करते हैं, और टेम्परिंग पुनः हार्ड करते हैं 400 डिग्री सी पर, तो क्या करते हैं? सेकेंडरी हार्डनिंग। अगर किसी भी वस्तु को पुनः हार्ड करने के लिए 400 डिग्री सी पर आप गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी हार्ड। कौन हार्डनिंग कहते हैं? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 723। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800। और दोनों के बीच का जो रेंज होता है वो क्रिटिकल रेंज, बोलन रे। और लोहे में अगर हम निकेल और क्रोमियम मिला देंगे तो जंगरोधी बनेगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर हम कर देते हैं, सस्ते धातु के ऊपर महंगे धातु की परत चढ़ा देंगे, तब भी तो जंगरोधी बन जाएगा। आप पेंट कर देंगे तो सुंदर भी रहेगा, जंगरोधी भी रहेगा, लेकिन कम समय के लिए कि ज्यादा समय के लिए? निकेल क्रोमियम मिला दीजिएगा तो अधिक समय तक रहे। सही है, बोलन रे। देखें, और अगर हम बात करें स्टील में कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज 0.5 से 1.5। मृदु इस्पात में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? कम। कार्बन की मात्रा कठोरता को बढ़ाती है कि घटाती है? जमीन के अंदर जो हम लोग केबल बिछाते हैं उस पर लेड का आवरण चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग लेड शीट कहते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 723। आप बियरिंग को के बाह्य भाग को मजबूत बनाने के लिए कार्बोराइजिंग करते हैं। ये हार्डनिंग का काम क्या है? बाह्य भाग को कठोर बनाना, टफ और डक्टाइल स्किन बनाना, ताकि भंगूर ना हो। अब बताओ, कोई भी ड्रिल बिट है उसको सीधा खड़ा करके ठंडा करेंगे, सुता के? क्या करके? सुता के करेंगे तो क्या होगा? अगर धार खराब हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में जंग लगता है। लोहे को जलवायु से बचाने के लिए क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं। बोलो। उसके बाद बताएं हम आपको केस हार्डनिंग कितने प्रकार का है? कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। बताओ सबसे बढ़िया विधि कौन है? इंडक्शन हार्डनिंग, जिसमें धातु में कोई दरा स्क्रैच नहीं लगता। फ्लेम हार्डनिंग में किसका फ्लेम होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। किसका फ्लेम होता है? नाइट्राइडिंग में अमोनिया गैस के एनवायरमेंट में गर्म करते हैं। अरे बोलो। कार्बोराइजिंग अलग अलग प्रकार का होता है, पैक कार्बोराइजिंग होता है, लिक्विड होता है, गैस कार्बोराइजिंग होता है, यही नहीं होता है? हार्डनिंग, केस हार्डनिंग में बाहरी सतह को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। और टेम्परिंग में हार्डनिंग को थोड़ा सा क्या करते हैं? कम करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं? सामान्य। एनिलिंग में क्या करते हैं? मुलायम। एनिलिंग में क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है? हीटिंग, सॉकिंग एंड क्वेंचिंग। क्वेंचिंग जितना लेट से होगा, जितना अधिक समय लेगा, हार्डनेस उतना ज्यादा होगा। सही है। बताओ, फोर्जिंग जो हम लोग हथौड़ाबाजी करेंगे वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। कार्बन ज्यादा होगा ज्यादा चोट करना होगा, कम होगा तो कम करना होगा। अच्छा बताओ, हीट जो हम लोग करेंगे वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करेगा कि नहीं? कार्बन अधिक होगा तो कठोर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा करना होगा, और कार्बन की मात्रा कम होगी तो हीट कम करना। सही है। ये क्वेश्चन जो तुमको एलपी में पूछा है, गैस सख्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी सतह को कार्बन की बढ़ती मात्रा से कठोर बनाया जाता है। कार्बन बढ़ाकर कठोर बनाना क्या कहलाता है? टेम्परिंग, एनिलिंग की कार्बोराइजिंग की नॉर्मलाइजिंग? कार्बोराइजिंग ना। नरम इस्पात को उच्च कार्बन वाले इस्पात में परिवर्तित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोराइजिंग। सामान्य करना क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजिंग। स्टील की कठोरता बढ़ जाती है और भंगुरता एक ताप उपचार संचालन द्वारा घट सकती है, जिसे क्या कहते हैं? कठोरता बढ़ गया है, आप चाहते हैं भंगुरता भी बढ़ गया, तो उसकी भंगुरता को कम करना, तो क्या करिएगा? टेम्परिंग। बोलन रे। निम्नलिखित में से, ये तो ताप लघुता लास्ट वाला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना इस्पात की सबसे कठिन संरचना है? मार्टेनसाइट। तापानुशीतलन एनिलिंग का उद्देश्य क्या है?
बताओ रे। एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? कठोरता प्राप्त करना, दृढ़ता प्राप्त करना, कि मुलायम होना, कोमलता प्राप्त करना? ए की भी किसी नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त शीतलन माध्यम कौन है? पानी की, वायु की, रेत की, तेल? अरे चला, सबसे बढ़िया माध्यम वायु है ना होगा। माइल्ड स्टील की केस हार्डनिंग किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? नाइट्राइडिंग द्वारा, पीछे लिखाए हैं हम। माइल्ड स्टील का अगर केस हार्डनिंग करना है तो कौन विधि द्वारा? नाइट्राइडिंग द्वारा। सामान्य तौर पर उच्च गति वाले स्टील को सख्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है? तेल। अब फिर वही पूछा है, बाह्य परत में कार्बन को घुसेड़ देना क्या कहलाता है? तापानुशीतलन, सामान्यीकरण, की कार्बन व्यापन? कार्बोराइजिंग, दैट इज कार्बन व्यापन। एक और पूछा है, निम्नलिखित ताप उपचार पद्धति में कौन सा आमतौर पर कठोरीकृत उपकरण के आंतरिक प्रतिबलों को से राहत के लिए यानी सामान्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तापानुशीतलन, स्थिरीकरण, की सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजिंग, की टेम्परिंग? क्या होगा रे? टेम्परिंग। सामान्य बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉर्मलाइजिंग का। नॉर्मलाइजिंग का काम है नॉर्मल बनाना। बोलो। अगला, उच्च ताप को किससे नापते हैं? वायु दाब मापी, के पायरोमीटर, की उष्मा मापी, की ताप मापी? अरे पायरोमीटर से ना उच्च ताप नापते हैं। कितने क्वेश्चन पूछा है तुमको? जो क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉर्मलाइजिंग। बाह्य सतह में कार्बन घुसेड़ देना क्या कहलाता है? कार्बोराइजिंग। क्या कहलाता है? कठोरता यानी भंगुरता को कम करना क्या कहलाता है? टेम्परिंग। क्या कहलाता है? यही 3 4 को 5 को क्वेश्चन तुमको पूछा गया है एएलपी का, इतने क्वेश्चन। ठीक है, बताओ। हम बताए एनिलिंग में यो पूछा है, एनिलिंग में मुलायम करते हैं कि हार्ड करते हैं? क्या करते हैं? हार्डनिंग में हार्ड करते हैं, टेम्परिंग में हार्डनेस को कम करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं? सामान्य। केस हार्डनिंग में बाहरी सतह को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। क्लियर? ये सबसे उल्टा चैप्टर में से एक। इसके बाद कौन सा चैप्टर? अब चला, सारा चैप्टर बहुत आसान है। फिर लास्ट में तुमको ये चैप्टर एक आध को मिलेगा, बियरिंग वगैरह, थोड़ा सा टफ। बाकी सब चैप्टर अब जितना है अभी से लास्ट तक सब बहुत ही आसान है। हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या? गेज। थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे नए हैं अगला चैप्टर से क्लास कंटिन्यू करेंगे।